प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को कल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है। श्रीलंका और मॉरिशस तेज और निर्बाध डिजिटल लेनदेन के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई अपनाएंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने आम चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित करने में धांधली का आरोप लगाया। पार्टी ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। टेनिस में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में सुमित नागल ने इटली के लुका नार्डी को हराकर चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स ट्रॉफी जीती। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल झाबुआ जिले में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कई पहलों का शुभारंभ और शिलान्यास किया। उन्होंने आहार अनुदान योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख महिला लाभार्थियों को मासिक किस्त जारी की। श्री मोदी ने स्वामित्व योजना के लाभार्थियों को 1,75,000 अधिकार अभिलेख वितरित किए। उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 559 गांवों के लिए लगभग 55 करोड़ रुपए अंतरित किए। प्रधानमंत्री ने रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, इंदौर, देवास, उज्जैन रेल मार्ग के सी केबिन का दोहरीकरण, इटारसी यार्ड रीमॉडलिंग और बरखेरा बुदनी इटारसी को जोड़ने वाली तीसरी लाइन का शिलान्यास और लोकार्पण किया। उन्होंने मध्य प्रदेश में 3,275 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली सड़क विकास परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित की। बाद में प्रधानमंत्री ने झाबुआ में आयोजित जनजातीय महाकुंभ में कहा कि सरकार पिछले 10 वर्ष के दौरान जनजातीय समाज के उत्थान, गौरव और सम्मान के लिए समर्पित रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने जनजातियों के सशक्तिकरण और विकास की हर गारंटी को पूरा किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वन उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। ये हमारी बीजेपी की सरकार है जिसने वन उपज पर एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की, जिसने एमएसपी के दायरे में वन उपज की संख्या को करीब 10 से बढ़ाकर 90 के आसपास पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनजातीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए वन धन केंद्र खोले गए हैं। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंद्र खोले हैं ताकि आदिवासी उत्पादों को नए हाट, नए बाजार मिले। हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है। इसे देखते हुए राजधानी पटना में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के बहुमत परीक्षण के पहले राजधानी पटना में हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा देखने को मिल रहा है। दलों की टूट और विधायकों के पाला बदलने की अफवाहों के बीच राजनीतिक दल अपने विधायकों को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों के विधायक महागठबंधन की एकजुटता सिद्ध करने के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद के आवास पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं हैदराबाद से पटना पहुंच रहे कांग्रेस के विधायक राजद और वाम दलों के विधायकों के साथ कल विधानसभा पहुंचेंगे। सतर्कता बरत रही भाजपा ने विधायकों को आज शाम बोधगया से पटना बुला लिया। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। 243 सदस्यों की बिहार विधानसभा में एनडीए को 128 विधायकों का समर्थन हासिल है।
एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा शामिल है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन में 114 विधायक हैं। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए। प्रदेश में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य अवध बिहारी चौधरी को पद से हटाने के लिए सत्ता पक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर भी कल ही चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल से उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस सूची में उत्तर प्रदेश से सुधांशु त्रिवेदी और आरपीएन सिंह का नाम शामिल है। हरियाणा के पूर्व पार्टी अध्यक्ष सुभाष बराला को हरियाणा से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया गया है। केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में चल रही है। यह यात्रा आज दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इसके माध्यम से पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम आयुष्मान भारत और आधार सेवा केंद्र जैसी आवश्यक योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राजधानी में विभिन्न स्थानों पर कई शिविर आयोजित किए गए हैं। वहां उपस्थित लोगों ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। सूचना, शिक्षा और संचार वैन से लोगों को पुस्तिकाएं और कैलेंडर वितरित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये नियुक्तियां केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में की जा रही हैं। रोजगार मेला देशभर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री कर्मयोगी भवन के इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के पहले चरण की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों से अमृत काल में भारत के प्रति स्वामी दयानंद सरस्वती के विश्वास को आत्मविश्वास में बदलने का आग्रह किया। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की जन्मस्थली मोरबी से टंकारा में आयोजित कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो केवल एक वैदिक परंपरा के ऋषि ही नहीं बल्कि राष्ट्र संत भी थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात और राजस्थान की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल गुजरात के टंकारा में महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के अवसर पर 200वें जन्मोत्सव ज्ञान ज्योति पर्व स्मरणोत्सव समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू बाद में सूरत से सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में भर्ती के लिए कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के युवाओं को उनकी मातृभाषाओं में परीक्षा देने की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनॉथ के साथ कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड का शुभारंभ करेंगे। एक रिपोर्ट। कल श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई के लॉन्च के साथ भारत भागीदार देशों के साथ विकास संबंधी अनुभव साझा करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेगा। जहां एक तरफ श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के मजबूत संबंध रहे हैं, वहीं ऐसा माना जा रहा है कि इस लॉन्च के साथ इन देशों के विभिन्न वर्गों के लोगों को लाभ होगा। क्योंकि भारत श्रीलंका में पर्यटन क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा स्रोत बाजार रहा है, इस लॉन्च से भारतीय प्रवासियों के साथ साथ पूरे द्वीप में भारतीय यात्रियों को भी लाभ होने की उम्मीद है। भारतीय पर्यटक मुद्रा बदलने की परेशानी के बिना यूपीआई सक्षम ऐप्स पर भारतीय रुपए में लेन देन कर पाएंगे। इस कार्यक्रम में मॉरिशस में रुपे तंत्र का शुभारंभ भी होगा, जिससे भारत और मॉरिशस दोनों में रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा मिलेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से मैं अहमद मोइन फारूकी।
पाकिस्तान में राजनीतिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने आम चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित करने में धांधली का आरोप लगाया है। पार्टी ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की अपील की। चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से खबरें हैं कि इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पीटीआई के समर्थक उम्मीदवारों को नेशनल असेंबली की 265 सीटों में से 97 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीएमएलएन ने 76 सीटें जीती हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी 54 सीटों पर विजयी रही है। कई छोटे दलों के उम्मीदवार भी जीते हैं। इस स्थिति में किसकी सरकार बनेगी, ये स्पष्ट नहीं है। किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार गठन के लिए 134 के आंकड़े को छूना होगा। इस बीच अंतिम नतीजे जारी होने के साथ ही देश भर में प्रदर्शन होने लगे हैं। पाकिस्तान में आर्थिक तथा राजनीतिक गतिरोध के बीच बृहस्पतिवार को नेशनल असेंबली के चुनाव के लिए वोट डाले गए। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल चेन्नई ओपन के चैंपियन बने। आज खेले गए चेन्नई चैलेंजर एटीपी टूर्नामेंट के सिंगल्स के फाइनल में सुमित ने इटली के लुका नार्दी को 6-1, 6-4 से सीधे सेट में हराया। इस जीत के साथ ही सुमित अपने करियर में पहली बार एटीपी रैंकिंग में शीर्ष 100 एकल खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के बेनोनी में आईसीसी पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 254 रन का लक्ष्य दिया है। भारत टूर्नामेंट में हार गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में रेल, सड़क और पेयजल की विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को कल विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना है। श्रीलंका और मॉरिशस तेज और निर्बाध डिजिटल लेन-देन के लिए भारतीय भुगतान प्रणाली यूपीआई अपनाएंगे। पाकिस्तान में इमरान खान की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने आम चुनाव के अंतिम परिणाम घोषित करने में धांधली का आरोप लगाया। पार्टी ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की अपील की। टेनिस में पुरुष सिंगल्स के फाइनल में सुमित नागल ने इटली के लुका नार्डी को हराकर चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर्स ट्रॉफी जीती और अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।